तो ये सारी चीजें हमारे कवर हो चुकी है। इवेल्युएशन सिस्टम रह गया था। इवेल्युएशन सिस्टम के बाद में कुछ और चीजें हैं, जैसे एडल्ट लर्निंग के बारे में जो दिया हुआ है नया, तो एडल्ट लर्निंग की जो चीजें हैं उन चीजों को पढ़ाया नहीं गया है, तो उस चीज को मैं इस क्लास के बाद में उनको भी कवर कर लूंगा। आज की जो हमारी क्लास है वो है इसके बारे में इवोल्यूशन सिस्टम। ठीक है, इवोल्यूशन से हर बार एक क्वेश्चन आता है, तो वो क्वेश्चन कैसा आता है और क्या क्या चीजें आ सकती हैं उसके अंदर, प्रोबेबिलिटी किस किस चीजों की आने की है, तो उन चीजों के बारे में आज हम डिस्कशन करते हैं। अगर इससे जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है आपके मन में या इससे जुड़ी हुई कोई चीजें पढ़ाने के दौरान आपके मन में आता है, तो आप उस निश्चित रूप से अभी या क्लास के बाद जो है आप उससे पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर। हाँ ठीक। चलिए आज हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक में देखिए इवैल्यूएशन आता है, मूल्यांकन आता है। मूल्यांकन के बारे में हमने चर्चा भी की थी थोड़ी सी, और वहीं से टॉपिक जो है विराम हो गया था। आज फिर से चर्चा करते हैं। दो चीजें हैं देखो मूल्यांकन में, उस एक है मापन और एक है मूल्यांकन। तो ये प्रश्न भी आता है, मापन से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मापन क्या है, क्योंकि मूल्यांकन के अंतर्गत ही मापन आता है, तो वो अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता है। तो सबसे पहले चीज मापन क्या है? मापन क्या? किसी भी पदार्थ के गुण अथवा विशेषता के परिणाम को अंकात्मक रूप देने की प्रक्रिया को मापन कहते हैं। कोई भी पदार्थ, कोई भी ऐसी चीज हो, तो हम क्या करते हैं, जब उसके विशेषताओं को या उसके गुण को हम क्या करते हैं, डिजिट में कन्वर्ट करते हैं, अंकों में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं, तो उसे हम मापन कहते हैं। कोई भी चीज, देखिए प्रकाश है, आप प्रकाश आप अगर ऐसे डिफाइन किया जाए तो आप कैसे बताएंगे कितना? जब आप उसको उसकी स्पीड के अनुसार, उसकी क्वांटिटी के अनुसार आप डिफाइन बल्ब लेकर आते हैं, कहते 9 वाट, 10 वाट का है, 5 वाट का है, 20 वाट का है, तो वो इतनी कैपेसिटी में लाइट जो है कंज्यूम करेगा, तो इतनी रोशनी होगी। ठीक है, एयर का प्रेशर हो या घर पे आप जितना भी सामान लेकर के आते हैं, उन चीजों या तो वजन के अनुसार आप उसका मेजरमेंट बताते हैं कि इतनी हाइट है, इतना वेट है, या उसकी विशेषताओं को आप किसी बताते कि ये इसके 4 रेटिंग है, 5 रेटिंग है। तो इस तरह से जब आप बताते हैं तो वास्तव में आप उसका मापन कर चुके होते हैं कि ये चीज इतनी है। ठीक है, तो चाहे केजी में हो, चाहे वेट में हो, चाहे हाइट में हो, चाहे विड्थ में हो, चाहे जिस रूप में हो, तो कोई भी चीज होती है, अगर आप उसके गुण और उसकी विशेषताओं को अंक रूप में प्रदान करते हैं तो उसे हम मापन कहते हैं। देखिए, अंक रूप में प्रदान करना मापन कहलाता है। अब हो सकता है कोई आप प्रोडक्ट लेकर के आए हैं, मान के चलिए कि आप मार्केट से गए और कोई किताब लेकर के आए, और वो किताब की जो कीमत है वो है 400 रुपए। तो अब यहाँ देखिए, अब उस किताब की जो वैल्यू है, जो माप है, किस आधार पे है? पैसों के आधार पे। आपने कहा ये 400 है, और कोई उसी तरह की किताब लेकर आते हैं, वो कहते हैं 4000 की है, तो आप ये सोचेंगे जो 400 की किताब है वो इतनी वैल्यूएबल नहीं होगी जितनी किताब जो है वो 4000 की है, क्योंकि 4000 अमाउंट ज्यादा है, तो उसके आधार पे आप उस बुक के बारे में सोच रहे होंगे कि बुक कैसी होगी जो 4000 की आती है। लेकिन यहाँ क्या है? मापन हो रहा है सिर्फ। क्या है? मापन, मेजरमेंट हो रहा है। यहाँ किताब कितनी अच्छी है, कितनी खराब है, ये नहीं। ठीक है, मापन है, अलग है। मापन के आधार पे आप निर्णय नहीं ले, ये जरूरी नहीं कि आपने 4000 की किताब खरीदी तो किताब बहुत बढ़िया हो सकता है कि वो जो बुक आपके लिए अच्छी ना लग रही हो सकता है वो बुक आपके काम की ही ना हो, में भी। कभी कभी क्या होता है, जैसे अब गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी के मौसम में क्या है कि कोई जो है कोई आपको ऊनी कपड़ा ला करके दे दे, तो वो बहुत कीमती हो सकता है। अब वो आपको बताए कि ये ऊनी कपड़ा जो है कश्मीर का बना हुआ है, बहुत गर्म करता है और ढेर सारी चीजें, तो उसने मेजरमेंट करके बता दिया कि इसका वेट इतना है, ये गर्म करता है। लेकिन आज के अनुसार हो सकता है उसकी आपकी उपयोगिता नहीं है। तो यहाँ निर्णय नहीं, मापन जो होता है वो केवल बताता है। मापन जो है वो चीजों की अभिव्यक्त करता है, यदि कोई वस्तु है उसकी क्या गुण है और क्या विशेषता है, वो इस चीज के बारे में केवल बताता है, वो निर्णय नहीं करता है। केवल आपको बता देगा कि ये चीज इतनी है। आप दुकान पे लेने जाते हैं, ढेर सारे प्रोडक्ट होते हैं, आपको दिखाए जाते हैं, तो वो क्या मेजरमेंट, आप डिसीजन लेते हैं लेना या नहीं लेना है आपकी चीजें। ठीक, तो मापन क्या है? किसी के गुण और विशेषताओं को अंक रूप में प्रदान करने की प्रक्रिया है, इसमें निर्णय की चीजें शामिल नहीं होती है। ठीक, अब आता है मूल्यांकन।
मूल्यांकन क्या है? ये ऋणात्मक एवं व्यापक प्रक्रिया है। ये क्या है? जजमेंटल है और ब्रॉड है। ब्रॉड क्योंकि इसके अंदर मापन इंक्लूड है, जिसके अंतर्गत विषय वस्तु की उपयोगिता के बारे में निर्णय लिया जाता है। अब इसके अंदर क्या, कोई वस्तु ली गई है, वो कितनी उपयोगी है, उसकी यूटिलिटी कितनी है, इसके बारे में जो डिसीजन लेने की जो प्रोसेस होती है वो होती है मूल्यांकन, यानी मूल्य का अंकन करना। मेजरमेंट में तो क्वांटिटी आ गई, लेकिन वो कितनी वैल्यूबल है, ये डिसीजन कौन लेगा? ये मूल्यांकन लेता है। ठीक है, जैसे आप मान के चलिए कि एक कोई परीक्षा हुई और परीक्षा में बच्चों ने एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद में उनकी कॉपियां चेक हुई, तो उन्होंने एग्जाम में जो कुछ भी लिखा, ठीक है, जो कुछ भी लिखा उन्हीं उसी के आधार पे, उसके विशेषताओं के आधार पे, उस लिखने के गुण के आधार पे उसे नंबर दे दिए जाते हैं। ये तो हो गया मापन। लेकिन फर्स्ट डिवीजन कौन आएगा, सेकंड डिवीजन कौन आएगा, ये कौन तय करता है? ये तय करता है मूल्यांकन। मूल्यांकन किस आधार पर तय करता है? कि आपके जितने हाईएस्ट नंबर आ रहे हैं उसके आधार पर तय कर रहा है। तो मूल्यांकन क्या अलग चीज है और मापन क्या है? डिफरेंट। दोनों अलग अलग चीज है। एक में जजमेंट लिया जाता है, निर्णय लिया जाता है, और एक बहुत व्यापक प्रक्रिया है। हाँ, मापन के बाद ही मूल्यांकन संभव हो पाता है। जब तक आप किसी चीज के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक आप निर्णय कैसे लेंगे? एक ये भी चीज होती है, तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है। इसके बाद कुछ लिखा हुआ है, इवैल्यूएशन इज द एसेंशियल। हाँ, एक क्वेश्चन आया था कि शिक्षण प्रक्रिया की सबसे जरूरी चीज और क्या है? शिक्षक और विद्यार्थी को अगर छोड़ दिया जाए, शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम, अगर तीन चीजों को और छोड़ दिया जाए, तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? तो वह है मूल्यांकन। क्यों मूल्यांकन? क्योंकि बिना मूल्यांकन के हम लर्निंग आउटकम नहीं जान सकेंगे। विद्यार्थी ने क्या सीखा और कितना सीखा, ये कैसे पता लगाएंगे? ये पता लगाने एक मात्र तरीका वो है मूल्यांकन। जब हम विद्यार्थी का मूल्यांकन करते हैं, तब हमें पता चलता है कि विद्यार्थी ने कितना सीखा और जो सीखा है वो कितना उपयोगी है उसके लिए। ठीक है, तो ये इसलिए बहुत जरूरी है। इवेल्युएशन नॉट ओनली मेजर द प्रोग्रेस अचीवमेंट ऑफ द लर्नर बट आल्सो इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग मटेरियल एंड मेथड यूज्ड फॉर ट्रांजैक्शन। ये क्वेश्चन भी आता कि क्या मूल्यांकन के द्वारा विद्यार्थी के उपलब्धि को या विद्यार्थी की प्रगति को केवल मापा जाता है या जाना जाता है, या उसके बारे में निर्णय लिया जाता है, या किसी और चीज के बारे में? तो वास्तव में मूल्यांकन के द्वारा केवल यही नहीं पता चलता है कि विद्यार्थी ने कितना सीखा, उसका कितना अचीवमेंट हुआ, बल्कि जो शिक्षक पढ़ा रहा है उसकी पढ़ाने की जो मेथोडोलॉजी है, वो कितनी इफेक्टिवनेस है, उसने जिस टीचिंग लर्निंग मटेरियल का उपयोग किया है वो कितना अच्छा है, टीचर की कितनी अच्छी क्वालिटी है, इन सारी चीजों का भी पता मूल्यांकन के द्वारा होता है। क्योंकि अब आज के समय पे जो मूल्यांकन होता है वो केवल विद्यार्थी का नहीं होता है, शिक्षक की चीजों का भी मूल्यांकन किया जाता है। शिक्षक स्वयं से मूल्यांकन करता है, और इसके साथ शिक्षक के मूल्यांकन के लिए विद्यार्थी के द्वारा पूछा जाता है कि विद्यार्थी की शिक्षक जो आपको पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, शिक्षक पढ़ाने के दौरान टीचिंग लर्निंग मटेरियल उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इस तरह से शिक्षक का भी मूल्यांकन जो है विद्यार्थियों की फीडबैक के द्वारा लिया जाता है। ठीक, आगे आते हैं मूल्यांकन के प्रकार। अब देखिए जो हमारे इसमें आता है वो सीसी पैटर्न आता है। सीसी के अंदर ही सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो सीसी क्या है? आप देखिए, सीसी का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवल्यूशन, सतत व्यापक। कंटिन्यूअस मतलब सतत और कॉम्प्रहेंसिव मतलब व्यापक। यानी मूल्यांकन का एक ऐसा प्रकार इंट्रोड्यूस किया गया हायर एजुकेशन के अंतर्गत, या यूं कहे शिक्षा तंत्र के अंतर्गत, जो सतत चलता रहे, यानी हमेशा चलता रहे। यानी ये ना हो कि साल में एक बार मूल्यांकन होगा। इससे पहले होता नहीं था, ईयरली एग्जाम में क्या होता था, कैसे बच्चे देवी बच्चे ने एडमिशन ले लिया जुलाई सत्र में, और एडमिशन लेने के बाद में क्या हुआ, अब अगले उसे मार्च में जाकर एग्जाम देना पड़ता था। तो ऐसे में प्रॉब्लम क्या आती थी कि उसे मार्च में एग्जाम देना है, एडमिशन कब लिया, जुलाई में लिया। अब बच्चा क्या करता था, जुलाई में एडमिशन लेने के बाद में बढ़िया जितने दिन जाना है क्लास गया, नहीं तो चुपचाप घर में बैठा हुआ, क्योंकि उसे मालूम है उसे मूल्यांकन नहीं है। मूल्यांकन का बोलना जुलाई में, ठीक है, वो मई अप्रैल में होना। वो क्या करेगा, फिर जब अप्रैल आने वाला होता था उसके एक महीने पहले तैयारी करना शुरू करता था, फिर जाकर के तैयारी करता था, पढ़ाई करता, तो एग्जाम हो जाता था। तो ऐसे में क्या है कि एक रात पढ़ लिया या एक हफ्ते पढ़ लिया और एग्जाम देकर के आ गया। तो ऐसे में उसका सही तरीके से सतत मूल्यांकन नहीं होता था। इसके सिवा मूल्यांकन की एक चीज और छूट जाती थी। अब साल में जब एक बार मूल्यांकन होता था तो केवल किसका मूल्यांकन होता था, एकेडमिक्स, यानी उसको कितने पेपर अलॉट किए गए हैं और उसने उस पेपर का एग्जाम हो जाता था। बाकी सारी चीजें उसकी छूट जाती थी, जैसे उसका स्पोर्ट छूट गया, उसकी सोशल एक्टिविटी छूट गई, उसकी
जो है बाकी जो उसकी कल्चरल एक्टिविटी है, ये सारी चीजें छूट जाती है। यानी एनएसएस है, एनसीसी है, कल्चर प्रोग्राम है, स्पोर्ट्स के प्रोग्राम है, उसकी दैनिक दिनचर्या है, ये सारी चीजें उससे छूट जाती थी। यानी जो नॉन एकेडमिक एक्टिविटी है वो छूट जाती थी। तो इससे क्या होता था, विद्यार्थी केवल एक ही डायमेंशन है, एकेडमिक डायमेंशन का तो पता चल रहा है, लेकिन जो नॉन एकेडमिक डायमेंशन वो छूट जाता था, जो बहुत जरूरी था। तो इन दोनों चीजों को शामिल करने के लिए कि विद्यार्थी का सतत हो, यानी रोज मूल्यांकन हो, और साथ साथ कोई आस्पेक्ट छूटने ना पाए, इसलिए कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को लागू किया गया। ये 2010 में जो है सीबीएसई ने इसको इंट्रोड्यूस किया स्कूल एजुकेशन के मूल्यांकन में, और आज जो है हायर एजुकेशन में इस पैटर्न को फॉलो किया जाता है। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर देखिए दो चीजें जैसा कि लिखी हुई है। कंटिन्यूअस का मतलब जो सतत चलता रहे, सतत का मतलब जब से आपने एडमिशन लिया और जब आपको डिग्री मिल गई तब तक आपका रोज मूल्यांकन हो रहा है, एवरीडे। यानी शिक्षक पढ़ा रहा है, आपसे प्रश्न पूछ रहा है, शिक्षक पढ़ा के प्रश्न पूछता है, मतलब तुरंत मूल्यांकन हुआ। फिर दूसरे दिन क्लास में आए, पहले उसने प्रश्न पूछा, फिर आपके साथ पढ़ाना शुरू किया। तो कंटिन्यूअस यानी सतत इंटरनल टेस्ट ले रहा है, असाइनमेंट जमा करा रहा है, प्रेजेंटेशन करा रहा है, ग्रुप डिस्कशन करा रहा है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करा रहा है, इसके सिवा और भी सोशल एक्टिविटी के माध्यम से वो क्या है, चीजें कर रहा है। तो ये क्या कंटिन्यूअस सतत हो रहा है, और साथ साथ व्यापक। व्यापक मतलब केवल ये नहीं कि आज पेपर में क्या पढ़ाया गया है वही पूछा जाएगा, बल्कि सारी एक्टिविटी आपकी, यानी एकेडमिक और नॉन एकेडमिक दोनों चीजों को शामिल किया गया, इसलिए इसे कॉम्प्रिहेंसिव है। ठीक, अब इसका उद्देश्य क्या था, क्यों लागू किया गया ये सीसी पैटर्न? तो सबसे पहला उद्देश्य था टू हेल्प डेवलप कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड इफेक्टिव स्किल। जो विद्यार्थी के जो 3 गुण हैं, जो आपको बेंजामिन ब्लूम के जो टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स बताए थे, कि उन्होंने शिक्षा को उद्देश्य के आधार पर 3 भागों में बांटा था, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। कि एक विद्यार्थी में ज्ञान भी हो, एक विद्यार्थी में भावनाएं भी हो, और एक विद्यार्थी में कौशल भी हो। इन तीनों का उसमें योग होना चाहिए, तभी सही विद्यार्थी हो, सफल विद्यार्थी हो सकता है। तो जो मूल्यांकन है सीसी, वो इसीलिए लागू किया गया कि देखिए एकेडमिक हो, यानी मूल्यांकन ये ना हो कि एक ही चीज को एकेडमिक हो, उसका साल भर में एक बार एग्जाम हो, लेकिन साथ साथ इंटरनल एग्जाम भी हो और भी सही सारी चीजें पता चले। तो कॉग्निटिव कैपेबिलिटी हो, साथ साथ उसकी कुशलता का भी मूल्यांकन हो। ऐसा ना हो कि केवल बस कॉपी पे यानी पेपर पेंसिल टेस्ट हो जाए, बाकी उसकी जो स्किल है, सिंगिंग है, डांसिंग है, स्पोर्ट्स है, एनसीसी है, एनएसएस है, और जो उसकी जो इन्वेंशन की स्किल है, जो उसकी और योग है, और भी जितनी सारी स्किल होती है वो छूटने। पहले देखिए, पहले लोग स्पोर्ट्स में कम पार्टिसिपेट करते थे। आज के समय में देखिए ओलंपिक हो रहा है, आप जानते होंगे टोक्यो में भारत को कितने मेडल मिले, 1 मेडल, अभी एक और मिला, 2 मेडल हो गए। ठीक है, 2 मेडल पूरी इंडिया में, पूरे विश्व के में दूसरे नंबर पे भारत आता है, सेकंड पोजीशन पे आता है भारत। ठीक है, चाइना के बाद में। और मेडल कितने उसके पास में, 1 मेडल आया। वो भी कौन सा आया था, ये भी नहीं कि गोल्ड मेडल आया हो, 1 मेडल मिला। ऐसा नहीं कि लोगों को बढ़ावा नहीं मिला, लेकिन आज भी खेलों के प्रति माता पिता का या समाज का वो नेतृत्व नहीं है, वो नजरिया नहीं है। उनको लगता है कि बच्चे खेलेंगे तो खराब हो जाएंगे। ठीक है, ना उस तरह का परसेप्शन है और ना उस तरह की व्यवस्थाएं हैं। लोग क्या करते हैं, पढ़ाओ, खूब पढ़ेगा तो क्या होगा, आईएएस बनेगा, पीसीएस बनेगा, डॉक्टर बनेगा। अरे भाई, बहुत सारी चीजें और भी हैं। तो स्पोर्ट्स में आज भी तो साइकोमोटर स्किल को लेकर के आज भी बहुत सारी चीजें नहीं। ठीक है, इसके सिवा भावनात्मक गुणवत्ता पे जोर नहीं दिया जाता था, कि भाई क्या करेंगे जानकर, भावनात्मक रूप से सफल होने की जरूरत क्या है। तो ये भी चीजें क्या हैं, इस सीसी पैटर्न में शामिल किया गया कि केवल एकेडमिक इवेल्युएशन नहीं होगा, बल्कि विद्यार्थी का साइकोमोटर नहीं, उसके कौशलों का भी मूल्यांकन किया जाएगा, उसमें कौशल विकसित किए जाएंगे अगर नहीं होगा। और इसके साथ उसमें भावनात्मक गुणवत्ता, यानी विभिन्न प्रकार के सामाजिक क्रियाकलाप करा करके, विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक प्रोग्राम करा करके, उसमें आजकल देखिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं, बहुत सारी जयंती, बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं, इसलिए भावनात्मक विकास के लिए। फिर क्या, टू ले एम्फेसिस ऑन थॉट प्रोसेस एंड डी एम्फेसाइजिंग ऑन मेमोराइजेशन। दूसरी चीज जो विशेषता थी, जो उद्देश्य था, वो ये था कि विद्यार्थियों में थॉट प्रोसेस को बढ़ाया जाए। थॉट प्रोसेस मतलब चिंतन की प्रक्रिया को बढ़ाया जाए। नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई, इसमें इस बात को जोर दिया गया कि बच्चों में थिंकिंग की स्किल को बढ़ाया जाए, बच्चे चिंतनशील चिंतन करें। क्योंकि चिंतन क्यों, क्योंकि आविष्कार जो है, जो नई चीजों का क्रिएशन है, वो चिंतन से ही होता है। आप बिना चिंतन किए कुछ नहीं कर सकते। तो चिंतन करें, वो याद ना करें, वो रटे ना। अभी तक क्या होता था, रटने की, जब ईयरली एग्जाम होता था तो मेमोराइजेशन की पद्धति थी। क्यों, साल भर में एक बार एग्जाम होना, तो विद्यार्थी 2 दिन पहले क्या करता, किताब उठाता, या सीरीज, आप सभी जानते हैं सीरीज आ रही थी, गाइड आती थी, उस गाइड को उठाता और गाइड को उठा करके रात भर में रट लेता, और रटने के बाद एग्जाम दे देता, पास हो जाता। तो 1 नाइट फाइट, यानी एक रात पढ़ करके एग्जाम देके क्वालिफाई हो जाता था।
तो इससे क्या रटने की प्रवृत्ति को बल मिलता था। क्यों? ये लगता था भाई रट लो और पास हो जाओगे। आपने 3 इडियट मूवी भी देखी होगी, तो रटने की प्रवृत्ति पर बल था। तो उस चीज को कम करने के लिए कि विद्यार्थी रटे ना बल्कि चिंतन करे और चिंतन से चीजों को सीखे, इसलिए इसको लागू किया गया। क्यों चिंतन से? क्योंकि जब रोज रोज एग्जाम होगा तो आप कब तक रटोगे? रटा तब जाता है जब एक बार एग्जाम हो। जो रोज रोज हो तो आप नहीं रट पाओगे। ठीक, तो मेक इवोल्यूशन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसके सिवा जो मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अंग बनाने की बात की गई। पहले क्या था? मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब ये होता था कि अलग ये समझा जाता था कि अच्छा एक परीक्षा होनी है तो ये माना जाता था कि पढ़ाई में परीक्षा कोई अलग से जैसे कोई चीज जोड़ दी गई, क्योंकि साल भर में एक बार होती थी तो ये लगता था कोई अलग से चीज जोड़ दी गई। अब क्या हुआ? सीसी पैटर्न में क्योंकि रोज मूल्यांकन होना है तो मूल्यांकन एक पार्ट बन गया। ये हुआ कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मूल्यांकन भी वैसे ही जुड़ा हुआ है। जैसे रोज पढ़ाई होगी वैसे रोज मूल्यांकन होगा। तो मूल्यांकन ये नहीं लगा विद्यार्थियों को, ये ना लगे कि मूल्यांकन के लिए कोई अलग से डेट फिक्स होगी। नहीं, मूल्यांकन रोज होगा, यानी मूल्यांकन भी इसमें जुड़ा हुआ है। फिर क्या है? टू यूज इवोल्यूशन फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ स्टूडेंट अचीवमेंट एंड टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलर डायग्नोस्टिक फॉलोड बाय रिमेडियल मेजर्स। ठीक है, इसके सिवा क्या उद्देश्य था? ये उद्देश्य था कि मूल्यांकन के माध्यम से विद्यार्थियों में इंप्रूवमेंट किया जा सके, उनकी उपलब्धि में इंप्रूवमेंट किया जा सके। देखिए, अगर एक बार साल भर में एक बार एग्जाम होगा तो क्या होगा? विद्यार्थी में कौन सी कमी रह गई, विद्यार्थियों को क्या आता है क्या नहीं आता, ये तो ना शिक्षक को पता चलेगा ना विद्यार्थी को पता चलेगी। और जब फाइनल एग्जाम होगा उसके बाद में जो रिजल्ट आएगा, क्योंकि फाइनल रिजल्ट में कोई सुधार नहीं किया जा सकता, तो शिक्षक भी कुछ नहीं कर पाएगा और विद्यार्थी भी नहीं कुछ कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने के दृष्टिकोण से कि अच्छे से विद्यार्थी जो हैं उनमें सुधार हो जाए, उनको पहले ही अपनी कमियों अपनी अच्छाइयों के बारे में पता चल जाए, तो उसके लिए सीसी पैटर्न को लागू किया गया। अब क्या होता है आप जानते हैं, सीसी पैटर्न से अगर आप लोग गुजरे होंगे, नहीं है तो अब नया जो सिस्टम आया उसमें सीसी पैटर्न है। उसमें एग्जाम होते हैं, एफए होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, बीच बीच में एग्जाम होते हैं, इंटरनल टेस्ट होते हैं, प्रोजेक्ट होता है, असाइनमेंट दिए जाते हैं। ठीक है, इन सब से क्या है? बच्चे की प्रगति प्रोग्रेस पता चलती है। बच्चे ने इंटरनल टेस्ट दिए, नंबर कम आए, टीचर कहता है भाई नंबर क्यों कम आए, क्या बात है? असाइनमेंट जमा किए उससे पता चल जाता है, प्रोजेक्ट जमा किए उससे पता चल जाता है, डिबेट कराई उससे पता चल गया, सेमिनार कराया उससे पता चल गया। तो ढेरों इंटरनल असाइनमेंट कराए जाते हैं। तो इससे क्या है? बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि बच्चे में कोई कमी तो नहीं रह गई है, ये बच्चे में कोई उपलब्धि तो नहीं है। शिक्षक चेक करता है और पता चल जाता है कि इस बच्चे में अच्छी चीजें हैं तो उसको आगे बढ़ाता है, इस बच्चे में कमी रह गई तो उस कमी को सुधारता है। जिससे क्या होता है? जब फाइनल एग्जाम होता है तो बच्चा बिल्कुल अपनी चीजों को, अपनी कमियों को, अपनी अच्छाइयों को जान चुका होता है, अपनी कमियों में सुधार कर चुका होता है, अच्छाइयों को आगे बढ़ा चुका होता है। तो ऐसे में उनके नंबर अच्छे आते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है? टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी। हाँ, शिक्षण प्रक्रिया में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कैसे सुधार किया जा सके, यानी उसको कैसे डायग्नोस यानी उसका निदान कैसे किया जा सके। प्रॉब्लम पता चलती है तो उसका बीच में ही सॉल्यूशन निकाल दिया, रिमेडियल मेजर्स यानी उसका उपचार कर दिया जाता है ताकि वो समस्या आगे ना बनी रहे। ठीक है, तो ये इसके कुछ उद्देश्य थे। इसके सिवा इससे कुछ गुण है। मेरिट रेड में लिखा हुआ है। क्यों रेड में लिखा हुआ है? कि कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसकी विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहली विशेषता क्या है? किसी सी पैटर्न की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इवैल्यूएटिंग कॉग्निटिव एंड को-कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स ऑफ विथ रेगुलरिटीज, कि विद्यार्थी के ज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक और उसके साथ उसकी को-कॉग्निटिव यानी जो उसके अल्टरनेट है, जो नॉन एकेडमिक एक्टिविटी है, उन दोनों पक्षों को लगातार लगातार मापन करने की, मूल्यांकन करने की बात की। यानी ये नहीं केवल पढ़ाई की बात नहीं, पढ़ाई के साथ उसका व्यवहार कैसा है, उसकी भावनात्मक है कैसी, उसकी कुशलता कैसी, इन चीजों का लगातार रेगुलर मूल्यांकन। इसकी विशेषता ये है। ठीक है, इट इवैल्यूएट एवरी एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट एंड हेल्प इन रिड्यूसिंग एग्जामिनेशन फोबिया। इसके साथ विद्यार्थी के प्रत्येक पक्ष, कौन सा? शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष और आर्थिक पक्ष और उसके साथ भावनात्मक पक्ष, इन सभी पक्षों का, आध्यात्मिक पक्ष भी शामिल है, इन सभी पक्ष का रेगुलर मूल्यांकन होता है। सारे पक्ष कोई छोड़े नहीं जाते हैं, सभी मूल्यांकन होता है। और साथ साथ जब चूंकि मूल्यांकन रेगुलर होता है तो विद्यार्थी के अंदर से जो डर होता है उस डर को हटाने की, रिड्यूस करने की बात की जाती है। किसको? एग्जाम के बच्चों को। बोर्ड, पहले हमारे समय बोर्ड का एग्जाम होगा 10th का, बड़ा डर लगता था। ठीक है, अब रोज रोज एग्जाम होता है। अब सीबीएसई किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी से पूछो जाकर कि आपका एग्जाम, तो डरता नहीं, बोले ये तो चलता ही रहता है एग्जाम। मैं भी जब हमारे यहाँ बीएड में विद्यार्थी पढ़ते थे, चार इंटरनल टेस्ट, 2 असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, सेमिनार, इतना सब कुछ होता था। विद्यार्थी से कोई परीक्षा होनी, बोले सर कल क्या आज ही ले लीजिए, फुर्सत करते हैं। क्यों? डर खत्म हो गया एग्जाम के प्रति। क्यों? वो रोज रोज होना।
ठीक। फिर क्या है इसकी विशेषता, इट आल्सो रिप्लेस मार्क्स विद ग्रेड। इसने क्या किया, मार्क्स जो नंबर दिए जाते थे, जो अंक में नंबर दिए जाते, उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, ग्रेड में। अब क्या दिया जाता है, सीसी पैटर्न में ग्रेड दिया जाता है, इसको ए मिला, इसको ए प्लस मिला, इसको बी मिला, बी प्लस मिला, इस तरह से। तो इससे क्या हुआ, इससे थोड़ी सी बच्चों की जो कंपटीशन थी, जो उस तरह की हेट की भावना आ जाती थी रिजल्ट के बाद में, वो कम हो गई। अब किसी विद्यार्थी के नंबर आए 99.9, ठीक है, 99, और किसी के नंबर आए 99.8, ठीक है। अब एक केवल 0.1 का नंबर की कमी है और बाकी कोई डिफरेंस नहीं, दोनों बराबर है। लेकिन एक कहता था कि देखिए हमारे नंबर अच्छे आए और तुम्हारे नंबर कम आए, ठीक है। किसी के 97 आए हैं, किसी के 98 आए। अब जिसके 98 आए वो बड़ा अपने आप में कॉन्फिडेंस महसूस कर रहा हो, जो इसके 97 आए वो बड़ा प्रॉब्लम है, हमारा नंबर कम आए। तो इस चीज को ग्रेड में कन्वर्ट कर दिया। ग्रेड में क्या कि 96 से लेकर के जिसके 100 आएंगे उसे ओ मिलेगा, यानी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की। जिसके नंबर 91 से लेकर के 95 तक आएंगे उसको ए प्लस दिया जाएगा। अब देखो कंपटीशन खत्म हो गया, क्योंकि 91 से लेकर के 95 के बीच में बहुत सारे बच्चे शामिल हो जा रहे हैं और सभी खुश हैं कि मुझे भी ए प्लस मिला, वो कह रहा है मुझे भी ए प्लस मिला, ठीक है। हो सकता है एक के 91 हो और एक के 95 हो। तो इससे क्या दो चीजें हुई, हाँ एक कमी भी हुई कि जो 95 है वाला है और जिसके 91 है उसका डिफरेंस पता नहीं चल पा रहा है, दोनों के बराबर हो गए। लेकिन एक चीज ये भी है कि दोनों में जो स्ट्रेस है, जो कंपैरिजन की भावना थी, वो भी खत्म थी, ठीक है। इसके सिवा क्या है, रिड्यूस स्ट्रेस एंजाइटी। तो रोज रोज परीक्षा होगी और नंबर को लेकर इतना कंपटीशन नहीं हुआ, तो इससे स्ट्रेस और एंजाइटी जैसी चीजें विद्यार्थियों में कम हुई, ठीक है। इसके सिवा क्या, एक सेकंड, हाँ कोई एडमिट, ये बच्चे जो बार बार आ रहे हैं, ठीक। चलिए आगे क्या है, रिड्यूस द ड्रॉप आउट रेट। हाँ, इससे ड्रॉप आउट रेट घटा, यानी विद्यार्थी क्या पहले छोड़ के चले जाया करते थे, एडमिशन लिया, एडमिशन लेने के बाद में छोड़ के चले गए। क्यों छोड़ के चले गए, अब साल भर में एक बार एग्जाम होना है, अब आज आए पढ़ने के लिए कल नहीं आए, क्यों, क्योंकि परीक्षा जब होगी भाई, मेन तो परीक्षा में उपस्थिति होती है, वहां नहीं अगर आप आएंगे तो फेल हो जाएंगे, वहां नहीं आएंगे तो फेल हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता था, जो शिक्षक जो विद्यार्थी होता था वो बीच में छोड़ के चला गया, उसे पता नहीं चला, बड़ी दिक्कत होती थी। अब क्या है, अब चूंकि रेगुलर मूल्यांकन होता है, तो इससे क्या हुआ, विद्यार्थी नहीं आया तो शिक्षक को पता चल जाता कि भाई ये विद्यार्थी परीक्षा में नहीं बैठा, उसको फोन किया जाता है, भाई परीक्षा हो रही है, नहीं बैठोगे फेल हो जाओगे। तो विद्यार्थी शामिल होता रहता है, और जब शामिल होता रहता है सारे विद्यार्थियों के साथ में, तो उसको अच्छा लगता है, उसको उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट मिला करती है समय समय पे, तो उसकी बाकी सारी चीजों का मूल्यांकन भी होता है, तो उसे लगता है कि मेरे हित में काम हो रहा है, मुझे आगे बढ़ाने के लिए काम हो रहा है। तो इससे क्या, वो विद्यालय को छोड़ता नहीं है, ठीक है। साथ साथ उसकी समस्याओं को विद्यालय को पता चलता है, शिक्षक को पता चलता है, तो विद्यालय और शिक्षक मिलकर के उसकी समस्याओं का समाधान करता है, उसकी काउंसलिंग करता है, उसकी ग्रेवियंस को हैंडल करता है। तो विद्यार्थी को लगता है कि हमारी समस्याएं सुनी जा रही हैं, तो ऐसे में विद्यार्थियों का जो ड्रॉप आउट रेट है वो बहुत कम, ठीक, होता गया। ठीक है, ग्रेटर फोकस ऑन लर्निंग रादर देन टीचिंग टू टेस्ट। अब इसमें क्या है, सीसी पैटर्न में ये भी देखा गया है कि बच्चे को इसलिए ना पढ़ाया जाए कि केवल वो परीक्षा की तैयारी कर सके, बल्कि बच्चों को इसलिए पढ़ाया जाए कि वो चीजों को सीख सके। ठीक, पहले क्या होता था, बच्चे को भैया तुम्हारा एग्जाम है तो एग्जाम की तैयारी करो। टेंथ बोर्ड के एग्जाम में, नाइन्थ में के बाद में जब टेंथ में हमारा एडमिशन हुआ था, तभी से हमें बताया गया कि बोर्ड का एग्जाम बहुत वो होता है, तैयारी करो। हमने एडमिशन लेने के बाद में टेंथ की तैयारी, बोर्ड की तैयारी करना शुरू कर दिया। अब हम किस लिए पढ़ रहे हैं, हम सीखने के लिए नहीं पढ़ रहे थे, हम बोर्ड की तैयारी के लिए पढ़ रहे थे। तो इससे दिक्कत ये थी कि हमारा केवल और केवल लक्ष्य था कि हम कैसे बोर्ड के एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर के। तो इस चीज को हटाने के लिए सीसी पैटर्न लागू किया गया, इसमें बच्चे को ये स्ट्रेस ना रहे कि उसे अच्छे नंबर लेकर आने या उसे परीक्षा के लिए पढ़ाई करनी, बल्कि उसे ये रहे कि वो सीखने के लिए। उसके बाद हेल्प द लर्नर टू डेवलप होलिस्टिकली, और उसकी होलिस्टिक पर्सनालिटी, मतलब वही सारी चीजें, कॉग्निटिव कोग्निटिव दोनों प्रकार की चीजों को हेल्प करना। फिर फोकस ऑन को स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट, वही की नॉन एकेडमिक एस्पेक्ट को भी फोकस करना, विद्यार्थी को ये लगे केवल पढ़ाई से ही काम नहीं होगा, बल्कि इसके साथ बाकी सारी चीजें भी सीखनी पड़ेंगी। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं केवल पढ़ते हैं, ना वो कल्चर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे, ना वो स्पोर्ट्स में करेंगे, ना एनएससी ना एनएसएस, कुछ नहीं करते हैं, केवल पढ़ते पढ़ते रहते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों को भी ये कहा गया कि भाई आपके और भी एस्पेक्ट हैं, और भी चीजों को आप डेवलप करें। फिर प्रिपेयर द स्टूडेंट फॉर लाइफ, विद्यार्थी को जीवन के लिए तैयार करना। कैसे, जब मूल्यांकन होगा तो वास्तव में विद्यार्थी को पता चलेगा कि वो किस लेवल पे है। मूल्यांकन होगा तो उसे पता चलेगा कि जो मैंने सीखा है ये मेरे वास्तविक जीवन से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद क्या है, इक्विप स्टूडेंट विद लाइफ स्किल, स्पेशली क्रिएटिव एंड क्रिएटिव
क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। जब मूल्यांकन होगा तो सीसी पैटर्न में मैंने कहा ना, इसमें रेगुलर मूल्यांकन होता है, और मूल्यांकन के साथ साथ क्या होता है, इसमें सभी एस्पेक्ट को बढ़ावा दिया जाता है, इसमें डी मेमोराइजेशन, इसमें यानी चीजों के थॉट प्रोसेस पे बल दिया जाता है। तो इससे क्या है, विद्यार्थी को स्किल सीखने में, विद्यार्थी को सृजनात्मक चिंतन में, विद्यार्थी को सामाजिक कुशलताओं में, और साथ साथ विद्यार्थी को कोपिंग स्किल, कोपिंग मतलब जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उस प्रॉब्लम को आप कैसे हैंडल करेंगे, उस प्रॉब्लम से आप कैसे टैकल करेंगे, ऐसी सारी जो गुण हैं, विशेषताएं हैं, उनको सीसी पैटर्न के माध्यम से कम बढ़ाने का प्रयास किया गया। ठीक है। अब इसके अंदर दो प्रकार के मूल्यांकन असेसमेंट किए जाते हैं, आकलन किए जाते हैं। पहला एक है फॉर्मेटिव और दूसरा एक है समेटिव। फॉर्मेटिव को संरचनात्मक, रूपात्मक भी कहते हैं, और समेटिव को योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या है? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को शॉर्ट में एफए कहते हैं। जिन घर में विद्यार्थी, जिन छोटे छोटे बच्चे होंगे जो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते होंगे, उन्हें एफए पता होगा कि वहाँ एफए कहते हैं शॉर्ट में। एफए का मतलब होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, संरचनात्मक मूल्यांकन। इसके कई सारे नाम है, मैंने जैसा बताया, इंग्लिश में एक ही नाम है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या, कई सारे क्वेश्चन एफए के पूछे गए, यानी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से जुड़े हुए। तो क्या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज अ टूल यूज्ड बाय द टीचर टू कंटिन्यूअसली कैरी आउट ड्यूरिंग a course of instruction to monitor student progress इन नॉन थ्रेटिंग सपोर्टिंग इन्वायरमेंट। ये पूरा का पूरा ऐसे लिखा हुआ था पेपर के अंदर, वहीं से लिया है। ठीक है। कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या है, ये मूल्यांकन का क्या है, एक टूल है, एक ऐसा टूल। देखिए मूल्यांकन कैसे किया जाता है, उसके औजार चाहिए होता है। बिना टूल के, टूल क्या होता है, टूल परीक्षा हो गई, टूल सेमिनार हो गया, टूल इंटरनल असाइनमेंट हो गए, टूल डिबेट्स हो गई, टूल। ठीक है। तो उसी तरह फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, एक टूल है जिसके माध्यम से विद्यार्थी का आकलन किया जाता है। तो इसके अंदर से शिक्षक कैसे आकलन करता है, सतत। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एक ऐसा प्रकार है आकलन का जिसमें सतत मूल्यांकन किया जाता है, लगातार, यानी बंद नहीं होता। जब विद्यार्थी एडमिशन लेता है तब से शुरू हो जाता है, और जब उसे डिग्री मिलती है तब जाकर के खत्म होता है, यानी फाइनल एग्जाम तक चलता रहता है, सतत चलता रहता है। तो इसमें कैसे करता है, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी पढ़ाने के दौरान सतत शिक्षक मूल्यांकन करता है, ताकि वो विद्यार्थी की जो प्रोग्रेस है उसको मैप कर सके। नॉन थ्रेटिंग सपोर्टिंग इन्वायरमेंट, बिल्कुल क्लियर लिखा, नॉन थ्रेटिंग। ठीक है। नॉन थ्रेटिंग मतलब बिना बच्चे को किसी प्रकार का डर दिखाए, यानी बच्चे को ये न लगे कि भय न लगे कि मैं फेल हो जाऊंगा या मेरे को ये, इसलिए नॉन थ्रेटिंग इन्वायरमेंट में, और बच्चों को सपोर्ट मिले कि जो मूल्यांकन हो रहा है वो मेरे में सुधार के लिए हो रहा है, मेरी प्रोग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए हो रहा है। असेसमेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडी और फॉर्मेटिव असेसमेंट मस्ट be based on variety of evidence and lead to diagnosis of learning gaps and their remediation। ये पूरा का पूरा था कि असेसमेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडी, इसके अंदर जो असेसमेंट किया जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, वो कोर्स ऑफ स्टडी यानी पढ़ाने के दौरान जो शिक्षक मूल्यांकन करता है उससे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। ये जो होता है, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, इसको करने के कई सारे तरीके होते हैं। कैसे, मैंने कहा सेमिनार कर सकते हैं, इंटरनल टेस्ट है, ब्रेन स्टॉर्मिंग है, और डिबेट है, ग्रुप डिस्कशन है, ठीक है, वाइवा है, और खेलकूद के माध्यम से विभिन्न प्रकार की चीजें हैं जो हम आगे दिखाएंगे आपको, उसके माध्यम से हम फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं। इससे क्या होता है, विद्यार्थी की अपनी प्रोग्रेस पता चलती है, इससे विद्यार्थी में इंप्रूवमेंट हो सकता है, इससे उसकी लर्निंग है पता चलती है, और साथ साथ उसका उपचार भी होता रहता है, ताकि विद्यार्थी को पता चले कोई गड़बड़ी है तो उसका उपचार। ठीक। इसके अंदर एक विशेषता ये होती है कि इसके अंदर क्या होता है कि बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम आई तो उसका तुरंत तुरंत क्या होता है, सुधार हो जाता है, रिमेडी मिल जाती है। जैसे फाइनल एग्जाम होगा तो विद्यार्थी के जो अंक आ जाएंगे उसमें कोई सुधार संभव नहीं है, लेकिन इंटरनल टेस्ट में नंबर आए विद्यार्थी के कम, तो शिक्षक तुरंत कहता है कि भाई जो है आपके नंबर कम आ गए हैं, ठीक है, इसमें सुधार करो। ठीक है। तो ऐसी सारी चीजों के लिए ये फॉर्मेटिव असेसमेंट जरूरी है। ठीक। अब इससे कुछ साइलेंट फीचर है। साइलेंट फीचर मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके आधार में फॉर्मेटिव असेसमेंट सबसे अच्छा कहलाता है। क्या है, द पर्पज ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टू एक्सेलरेट स्टूडेंट लर्निंग फॉर परफॉर्मेंस। जो क्वेश्चन पूछा गया था, अंडरलाइन है कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है इसका क्या उद्देश्य है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का जो उद्देश्य है, इसे असेसमेंट या इवैल्यूएशन कहते हैं, एक्सेलरेट लर्निंग स्टूडेंट लर्निंग परफॉर्मेंस। स्टूडेंट की जो लर्निंग की जो परफॉर्मेंस उसे एक्सेलरेट करना। एक्सेलरेट का मतलब बढ़ाना। कैसे बढ़ाना, आज आपने पढ़ाई की, शाम को आपका असेसमेंट हो गया, या कल जैसे आप क्लास में क्या आपका असेसमेंट हुआ, तो असेसमेंट होने के बाद में क्या आपको पता चल गया कि जो मैंने सीखा था वास्तव में मैंने कितना सीखा, मुझे कितना आया।
ठीक है। तो आपका इवैल्यूएशन होगा, इवैल्यूएशन के माध्यम से आपको पता चल गया, तो क्या होगा, कल आप अच्छे तरीके से फिर से तैयारी करेंगे, फिर से मेहनत करेंगे, ताकि जब आने वाला जो रिजल्ट है वो बहुत बेहतर आए आपका। तो इससे क्या है, बच्चे की लर्निंग को इन्हांसमेंट मिलता है। अब किसी बच्चे ने एग्जाम दिया, उसके अच्छे नंबर आए, तो टीचर कहता है वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आगे मेहनत करना, तुम्हें कोई उसे निर्देशन देता है, उसे और बेहतर करता है। क्यों? ताकि वो और आगे प्रोग्रेस कर सके। इसलिए इसका उद्देश्य जो है ये क्या है, बच्चों की जो विद्यार्थी की लर्निंग है, लर्निंग जो परफॉर्मेंस है उसे एक्सेलरेट करना, उसे आगे तेज बढ़ा करना। ठीक। दूसरा क्या है, इट असेस द लर्निंग प्रोग्रेस टू प्रोवाइड कंटिन्यूअस फीडबैक टू बोथ टीचर एंड स्टूडेंट ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। ये पढ़ाने के दौरान ये विद्यार्थी को भी और शिक्षक दोनों को क्या करता है, लगातार फीडबैक देता है। जैसे आपने देखा होगा, ऑफलाइन क्लास होती है, विद्यार्थी शिक्षक पढ़ा रहा है, तो विद्यार्थी साथ साथ मूल्यांकन हो रहा है, तो शिक्षक को पता चल रहा है कि भाई विद्यार्थी ने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, और साथ साथ शिक्षक को ये भी पता चल रहा है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या मेरे पढ़ाने का तरीका सही है। अगर विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा सीख रहे हैं, इसका मतलब तरीका सही है, इसका मतलब मेथड सही है। विद्यार्थी बहुत कम सीख रहे हैं, शिकायतें आ रही है, इसका मतलब क्या है कि मेथड को बदलने की जरूरत है। तो शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को क्या है, लगातार फीडबैक मिलता रहता है। ठीक है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टेंड टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ लर्निंग। इसके साथ फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, जो लर्निंग की जो गति है, पेस है, उसको बढ़ाता है। देखिए बात ऊपर भी यही बात की गई, नीचे भी क्वेश्चन आया था कि लर्निंग की गति को कौन सी चीज बढ़ाती है, वो है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव क्यों, पहला इंटरनल टेस्ट हुआ, फिर पता चल गया कि कौन सा विद्यार्थी अच्छा है, कौन से विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम, शिक्षक तुरंत उस विद्यार्थी की प्रॉब्लम को दूर करता है और कहता है भाई आप इस चीज को इस तरह से सीखिए। तो इससे क्या है, विद्यार्थी की जो लर्निंग की गति होती है उसमें प्रोग्रेस। फॉर्मेटिव असेसमेंट कैन बी कैरियड थ्रू यूजिंग मल्टीपल मोड्स ऑफ असेसमेंट्स। बहुत सारे तरीके हैं जिनके माध्यम से फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हो सकता है, जैसे असाइनमेंट है, क्विज है, डिबेट है, ग्रुप डिस्कशन है, प्रोजेक्ट है, और भी कई सारे तरीके हैं। ठीक। इसके साथ क्या, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर दो चीजें यूज की जाती हैं, वो है डायग्नोस्टिक और रिमेडियल। डायग्नोस्टिक मतलब निदान करना, निदान का मतलब समस्या को पता लगाना। ठीक है। अब बच्चों का एडमिशन हुआ, और बच्चों के एडमिशन होने के बाद में लेसन पढ़ाया गया, तो लेसन में कितना किस विद्यार्थी ने कितना सीखा, किस विद्यार्थी को समझ में आया कि नहीं समझ में आया, शिक्षक क्या करता है, उसके लिए उसने क्विज करा दिया, और क्विज में उसने 20 क्वेश्चन पूछे। अब 20 क्वेश्चन का जवाब सभी विद्यार्थियों ने दिया, जिस विद्यार्थी ने ज्यादा अच्छे से जवाब दिया, इसका मतलब वो विद्यार्थी ने बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया है, उसको अब और बेहतर सिखाया जाएगा। तो अच्छे तरीके से, जिस विद्यार्थी ने बहुत कम प्रश्नों का जवाब दिया है, उसके कम सही हुए, इसका मतलब इस विद्यार्थी को समझ में कम आया, तो उसके लिए क्या है, रिमेडियल, यानी उसके लिए उपचार किया जाए। उससे पूछा जाएगा भाई क्यों नहीं समझ में आया, कोई प्रॉब्लम थी, उस दिन क्लास में नहीं थे, बीमार हो गए थे, या कुछ और की भाषा की कोई समस्या थी, इंग्लिश में, हिंदी में, या किताब नहीं थी। तो अगर पता जाए विद्यार्थी ने कहा सर कि हमें भाषा में आपने हिंदी में पढ़ाया या इंग्लिश में पढ़ाया, मेरे पास किताब नहीं थी तो मैं नहीं सीख पाया, तो शिक्षक क्या करेगा, हिंदी में पढ़ाता है तो इंग्लिश में भी बताएगा, और इंग्लिश में पढ़ाता है तो हिंदी में पढ़ाएगा। विद्यार्थी का अगर कोई किताब नहीं थी लाइब्रेरी में, तो शिक्षक लिख कर देगा कि लाइब्रेरी किताब मंगाए। तो इससे क्या, विद्यार्थी की समस्या का समाधान होगा और विद्यार्थी फिर आगे बढ़ता है। ठीक। तो ये क्या, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। अब एक दिन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की एग्जांपल देता हूँ, उसी तरह से जैसे खाना बनाने के दौरान क्या होता है, जो घर जो माता होती है, माँ होती है, वो क्या करती है, खाना बनाने के दौरान खाने को बीच में टेस्ट कर लेती है। क्यों? कि अगर उसमें कोई चीज कमी रह गई हो तो उस कमी को दूर किया जा सके, तो उसे बोलते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। क्योंकि अगर कोई कमी रह गई है तो उससे आपने चेक किया और उसमें इंप्रूवमेंट कर दिया, सुधार कर दिया, तो दूर हो सकता है। क्योंकि खाना अगर फाइनली बन गया तो उसमें सुधार करना मुश्किल होगा, इसलिए ड्यूरिंग कुकिंग आवर्स जो बनाने वाला होता है, खाना बनाने, वो टेस्ट करता रहता है कि कोई गड़बड़ी हो तो उसको सुधार किया जा सकता है। तो इसे इस तरह से फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है। शिक्षण के दौरान शिक्षक क्या करता है, लगातार मूल्यांकन करता रहता है, ये पता लगाने के लिए कि कोई कमी तो नहीं रह गई विद्यार्थी में, कोई कमी शिक्षण में तो नहीं आ रही है, इसलिए उसमें सुधार लाया जा सके, विद्यार्थी की लर्निंग की गति को बढ़ाया जा सके, ताकि उसके अच्छे अंक आए। ठीक। अब दूसरा जो टाइप है वो समेटिव इवैल्यूएशन, नाम से स्पष्ट है, योगात्मक मूल्यांकन। समेटिव असेसमेंट इज कैरियड आउट एट द एंड ऑफ द कोर्स ऑफ लर्निंग। ये क्या है, जब पढ़ाई के अंत के दौरान, यानी सेमेस्टर सिस्टम है तो लास्ट सेमेस्टर, यानी पहला सेमेस्टर फिर दूसरा सेमेस्टर, इस तरह से, यानी जब सेमेस्टर समाप्त हो रहा हो, और अगर ईयरली है तो लास्ट एग्जाम। तो जब सेमेस्टर का यानी ईयरली का दोनों का लास्ट एग्जाम, जब फाइनल एग्जाम हो रहा होता है, तो उससे हम क्या बोलते हैं, समेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। या सबसे लास्ट में जो एग्जाम होता है उसे समेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। इट मेजर्स द सम अप और इस मेजर और सम अप हाउ मच स्टूडेंट हैज लर्न फ्रॉम द कोर्स। ये इस चीज को मेजर करने के लिए किया जाता है कि जो जिस कोर्स में विद्यार्थी ने एडमिशन लिया है, उस कोर्स में एक टोटल विद्यार्थी ने अब तक कितना सीख लिया है, कितना सीख लिया है टोटल। भाई 2 साल का कोर्स है तो 2 साल के 4 सेमेस्टर के माध्यम से हो गया कि भाई
पहले सेमेस्टर के अंदर एग्जाम हुआ तो भाई पहला सेमेस्टर के अंदर जितने पेपर टोटल थे उसमें कुल कितना विद्यार्थी ने सीख लिया, इसको जज करने के लिए समेटिव इवैल्यूएशन किया जाता है। इसके अंदर इंप्रूवमेंट करने की कोई संभावना नहीं होती है। इट यूजुअली ये ग्रेडेड टेस्ट होता है, यानी इसमें ABCD जो ग्रेड है दिए जाते हैं, ठीक है। इसके साइलेंट फीचर क्या है, इसमें फाइनल लास्ट में सबसे एग्जाम किया जाता है। इसका मतलब होता है लर्न एंड फॉरगेट, पढ़ो और भूल जाओ। क्यों पढ़ो और भूल जाओ भाई, इंटरनल एग्जाम हुआ है तो इंटरनल एग्जाम आज हुआ है, आपने एडमिशन लिया, पहला इंटरनल टेस्ट हुआ तो आपने दिया, दूसरा इंटरनल टेस्ट होगा तब तक आपको याद रखना है, फिर तीसरा भी हो सकता है, फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग भी हो सकती है, फिर असाइनमेंट भी हो सकता है, फिर हो सकता है सेमिनार हो, आपको बताना पड़ेगा। फिर फाइनल एग्जाम होगा तब तक आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन जब फाइनल एग्जाम है तो उसके बाद क्या याद रखने की जरूरत, फिर तो भाई आज याद किया कल भूल जाओ, तो इसको लर्न एंड फॉरगेट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन की चर्चा हमने की। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आपको पता चल गया कि ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन आवर्स जो किया जाता है उसे फॉर्मेटिव कहते हैं, और जो इंस्ट्रक्शन यानी जो फाइनल एग्जाम होता है उसे हम समेटिव कहते हैं, ठीक। चलिए बातें हैं मूल्यांकन के कुछ और प्रकार हैं, फटाफट चर्चा कर लेते हैं। पहला है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, निदान करना। इट ऑफन टेक प्लेस एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम। इसमें क्या करते हैं, जो निदान का मतलब जानते हैं, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, डायग्नोज करता है प्रॉब्लम को। भाई फीवर है, अच्छा फीवर, आप कहते हैं फीवर, वो तुरंत थर्मामीटर लगा के चेक करता है भाई कितना फीवर है। आप जो भी प्रॉब्लम बताएंगे वो चेक करेगा, तब आपको रेमेडी देगा। उसी तरह शिक्षक भी क्या करता है, डायग्नोज करता है विद्यार्थी की समस्या को, कोई समस्या तो नहीं है, तो जो समस्या को जानने के लिए किया जाता है उसे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ठीक है। ये प्रायः क्या होता है, पहले होता है, जैसे आप जानते हैं कहीं भी एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं, एडमिशन किसको दिया जाता है, एडमिशन उसको दिया जाता है कि जो उस विषय के अंदर जानकारी रखता हो उसे दिया जाता है। अगर विषय के अंदर कोई जानकारी नहीं है, एडमिशन दे दिया गया, तो क्या होगा, विद्यार्थी एडमिशन तो ले लेगा लेकिन फिर सीख नहीं पाएगा। क्यों नहीं सीख पाएगा, पता चलेगा कि उस लेवल तक जानकारी नहीं है। इसलिए पहले क्या था, एंट्रेंस एग्जाम दिया जाता है, एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, इसका मतलब विषय की जानकारी है, इसको पढ़ाया जाएगा तो जल्दी सीखेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसलिए डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन किया जाता है शुरू में ही, ठीक है। साथ साथ शुरू में भी किया जाता है, इसके साथ ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन आवर भी किया जाता है, ऐसा नहीं कि शुरू में ही किया जाता है, पढ़ाई के दौरान। इट ascertain the cause and remedy of persistent learning problem during instruction। इसके सिवा क्या हमने कहा, पढ़ाई के दौरान कारण क्या है उसका उपाय उपचार किया जा सकता है। बाई चांस मैंने कहा कोई विद्यार्थी को पढ़ाया जा रहा है और पढ़ाते दौरान क्या है, मैथमेटिक्स की पढ़ाई हो रही है, और उसमें मैथमेटिक्स में आप जानते हैं कि जैसे हिंदी में होता नहीं पूर्ण विराम, उसमें डंडा लगाते हैं, इंग्लिश में डॉट लगाते हैं, और मैथमेटिक्स में क्या डॉट लगाते हैं, संस्कृत में भी डॉट लगाते हैं। अब वो समझ नहीं पा रहा है कि इस डॉट का इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे हम दशमलव कहते हैं, उसको तो लग रहा है भाई हिंदी में हम लगाते तो एन ना का प्रोनाउंसिएशन होता है, यहाँ भी ना होता, समझ नहीं आ रहा। तो क्या है, डायग्नोस्टिक के मामले से उसका बार बार क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो ऐसे में शिक्षक डायग्नोस्टिक टेस्ट लगा के पता करता है, उसे पता चलता है कि इसे जो डॉट है इसका मतलब नहीं पता है, तो शिक्षक उस डॉट का मतलब बताता है, और जैसे मतलब बताता है विद्यार्थी सीख लेता, समस्या दूर हो गई, ठीक है। तो इससे क्या है, आगे बढ़ता है रिमेडियल, ठीक। तो इससे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। इसके बाद है दूसरा है क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। क्राइटेरिया रेफरेंस का मतलब क्या होता है, जिसके कुछ पहले से क्या हो, नियम फिक्स कर दिए गए हो, ठीक है। नियम, क्राइटेरिया फिक्स, क्राइटेरिया जैसे क्या है आप जानते हो, फर्स्ट डिवीजन किसे कहते हैं, जब आपके नंबर जो है 60% तो ऊपर आते हैं तो कहते हैं फर्स्ट डिवीजन पास हो गए, यही होता है ना। आपके कहते हैं फर्स्ट डिवीजन के बाद में अगर सेकंड डिवीजन आना हो तो आपका सेकंड डिवीजन लिखा जाता है, थर्ड डिवीजन, हर चीज का एक नंबर लिखा जाता है कि इतने परसेंटेज आप लाएंगे तो आपका क्या है, आप फर्स्ट डिवीजन कहलाएंगे, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया, गोल्ड मेडलिस्ट के लिए क्राइटेरिया क्या है कि गोल्ड मेडलिस्ट के लिए क्राइटेरिया कोई फिक्स नहीं है, उसके लिए ये नहीं है कि आपको 40%, 50%, 70% लाना, उसके लिए और दूसरी चीज है। उसके दूसरी चीज क्या है कि आप जितने लोग पार्टिसिपेट करोगे उन पार्टिसिपेशन में से जिसके सबसे ज्यादा नंबर आएंगे वो गोल्ड मेडलिस्ट होगा। तो वहां क्या क्राइटेरिया एक बनाया गया है, वहां जो चीजें हैं वो दूसरे से तुलना करके बनाई गई। आपके साथ कितने लोग परीक्षा देने वाले हैं, उन परीक्षा में सबसे ज्यादा जिसके नंबर आएंगे, जो सबसे आगे होगा वो टॉप कहलाएगा, और जो पीछे होगा वो फेलियर कहलाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ फिक्स है कि फर्स्ट डिवीजन कौन माना जाएगा, जिसके 60% नंबर आएंगे। हो सकता है कि सारे लोग परीक्षा में बैठे और किसी विद्यार्थी के 60% नंबर ना आए, तो फर्स्ट डिवीजन कोई नहीं आएगा। गोल्ड मेडलिस्ट हो सकता है, ऐसे में सारे विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, और परीक्षा देने के बाद में क्या माना, एक क्लास में 50 विद्यार्थी बैठे परीक्षा के अंदर, 50 ने परीक्षा दी और सबके नंबर जो आए वो 30 से लेकर के 50-55 के बीच में आ गए,
तो 30 से लेकर 55 के बीच में जो नंबर आए उसमें से जिसके 55% नंबर आए वो तो हो गया गोल्ड मेडलिस्ट, और 30 से लेकर के 54% के बीच में जितने लोग थे वो नीचे आ गए, और जो 55% था वो गोल्ड मेडलिस्ट हो गया। लेकिन जो गोल्ड मेडलिस्ट है वो देखिए फर्स्ट डिवीजन पास नहीं, क्योंकि फर्स्ट डिवीजन पास करने का क्राइटेरिया बना हुआ है कि आपको 60% मार्क्स लाना जरूरी है। तो क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट क्या है, जिसके लिए कुछ पहले से नियम बना दिए जाते हैं, उस नियमों के आधार पे जो परिणाम होता है उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है। स्कोर इज बीइंग इंटरप्रिटेटेड इन टर्म ऑफ द स्किल टेस्ट मेजर, जो परीक्षण है जिस कुशलता का मापन करता है उसी के आधार पर जो उसका विश्लेषण किया जाता है उसे हम निष्पक्ष संदर्भित परीक्षण कहते हैं। जैसे मान के चलिए बुद्धि परीक्षण, आप किसी पे बुद्धि परीक्षण लगाया गया, तो बुद्धि परीक्षण लगाने के बाद पता चला उस पे लिखा रहता है कि 70 से नीचे आएगा तो क्या होगा, मेंटल रिटार्डेड की कैटेगरी में आएगा, 90 से लेकर के 110 के बीच में आता है तो हम क्या कहते हैं, औसत बालक है, 120 से ऊपर आता है तो हम कहते हैं इंटेलिजेंस है। ये सब क्राइटेरिया फिक्स होते हैं। जैसे अभी आप जानते हैं 1:59 है तो हम सेकंड कहेंगे, 60 हो जाएगा तो हम कहेंगे 1 मिनट हो गया, 60 मिनट हो जाएंगे तो हम कहेंगे 1 आवर हो गया, होता है। और 24 आवर हो जाएंगे तो हम कहेंगे 1 डे के बराबर होता है। तो ये क्या है, क्राइटेरिया फिक्स है, ठीक है, बिल्कुल। तो इस तरह के जो मूल्यांकन किया जाता है उसे हम क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट कहते हैं। दूसरा क्या, नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट, मानक संदर्भित परीक्षण। ये क्या है, व्हेन स्टूडेंट स्कोर आर इंटरप्रेटेड विद रेफरेंस टू अदर स्टूडेंट स्कोर। देखिए मैं जो बता रहा था अभी कि जब किसी विद्यार्थी का जो स्कोर है उसके दूसरे समकक्ष विद्यार्थी के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता है, उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है, तो उसे मानक संदर्भित परीक्षण कहते हैं। जैसे बताया आपको कि अब देखिए अभी ओलंपिक चल रहे हैं, ओलंपिक में सबसे जो है आगे कौन है, गोल्ड मेडल किसे दिया जाता है। तो गोल्ड मेडल फिक्स करने का वहां कोई क्राइटेरिया ये नहीं है कि जो है गोल्ड मेडल के लिए आपको जो है इतने गोल करने होंगे। ये नहीं था हॉकी में कि आपको 10 गोल करेंगे तभी गोल्ड मेडल दिया जाएगा, नहीं। गोल्ड मेडल में क्या था कि जो टीम सबसे ज्यादा गोल करेगी उसे दिया जाएगा। हो सकता है किसी टीम ने केवल 2 गोल करे पूरे मैच के दौरान और एक टीम एक भी गोल ना कर पाए, तो जिसने 2 गोल किए उसे दे दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने जो अपोजिट टीम थी उसके रेफरेंस, उसके अपोज में उसने 2 गोल ज्यादा किए, और जो वो पहली टीम थी उसने 2 गोल नहीं किए, तो जिसने 2 गोल ज्यादा किए हैं उसे गोल्ड मेडल दिया गया। तो यहाँ कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं थी कि आपको 10 गोल करोगे तभी दिया जाएगा गोल्ड मेडल, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। यहाँ क्या था कि आप 2 टीमें लड़ रही हैं और उन 2 टीमों में, 2 टीमें खेल रही हैं, उन 2 टीमों में जो सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करेगी उसे गोल्ड मेडल दिया जाएगा। तो ये क्या, नॉर्म्स मानक संदर्भित परीक्षण वो परीक्षण होते हैं जिसमें विद्यार्थी का मूल्यांकन उसके साथ में जो है विद्यार्थी के जो स्कोर आता है उसके आधार पर किया जाता है। कि मैंने कहा नहीं, सारे बच्चों ने परीक्षा दी, जिसके सबसे ज्यादा नंबर आए उसे गोल्ड मेडल दिया गया, जिससे सबसे कम नंबर आए वो फेल हो गया। ठीक है, ये तो हो गया नॉन रेफरेंस टेस्ट। और क्राइटेरिया कहता है कि आप कितने परसेंटेज आएंगे तो आप फर्स्ट डिवीजन इतने आएंगे, आप सेकंड डिवीजन इतने जाएंगे तो आप गोल्ड मेडलिस्ट A+। ठीक, तो ये 2 प्रकार के जो है परीक्षण हो गए। और कुछ ऐसे होते हैं जो नॉर्म्स और क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट दोनों होते हैं। जैसे आपका बताऊं, बहुत सारे ऐसे परीक्षण, ऐसे परीक्षण जो हैं बहुत सारे हैं कि जिसमें दोनों चीजें फिक्स हैं कि आपको एक क्राइटेरिया, जैसे नेट का एग्जाम, नेट के एग्जाम में क्या है, आप जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या है, जेआरएफ कैसे क्वालिफाई करेंगे, जेआरएफ क्वालिफाई करने का क्या है, कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं। जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए क्या है कि जितने लोग एग्जाम देंगे उस एग्जाम में जो टॉप 3% होंगे वो क्या होंगे, जेआरएफ कहलाएंगे। यानी ये फिक्स नहीं है कि आपको 65% 70% आना, नहीं, जो टॉप पे 5 होंगे, जो टॉप पे 3% होंगे जेआरएफ होंगे। तो ये क्या है, नॉर्म्स है। लेकिन कुछ क्राइटेरिया भी फिक्स है, क्या कि आपको मिनिमम 40% नंबर लेकर के आना ही आना है एक पेपर में। ठीक है, ऐसा नहीं आपके फर्स्ट पेपर में नंबर आपके 20% हैं और सेकंड में आपके 90% है तो आपका पेपर गड़बड़ हो जाए, नहीं। तो ऐसे में क्या, आपको नंबर क्या है, कुछ क्राइटेरिया फिक्स है। क्या क्राइटेरिया फिक्स है, कितना होना जरूरी है। अगर इससे कम होगा तो आप जो है, आपका कॉपी नहीं इवेल्युएट होगी, आप फेल हो जाए। ठीक है, तो इसमें क्राइटेरिया भी है और इसमें नॉर्म्स। जेआरएफ तब मिलेगा जो आप टॉप करोगे, टॉप 3 में आओगे, तो ये है नॉर्म्स। और क्राइटेरिया क्या है कि मिनिमम 40% दोनों पेपर में होना चाहिए क्वालिफाइंग। ठीक, अब इसके बाद में एक आता है उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण के जिसके माध्यम से आपकी उपलब्धि, उपलब्धि क्या है, जो कुछ भी आपने सीखा है वो आपकी उपलब्धि। आप बढ़िया से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी करने के बाद में आप एग्जाम देते हैं और रिजल्ट आता है और जेआरएफ हो जाते हैं। तो जेआरएफ क्या है,
आपके लर्निंग आउटकम है, जो कुछ भी सीखा वो आपका अधिगम है, वो आपको मिलता है तो आप जेआरएफ कहलाते हैं। तो जेआरएफ जो है वो आपकी उपलब्धि, आप मेहनत करते हैं आपकी नौकरी लग जाती है, नौकरी क्या है आपकी उपलब्धि। आप जो भी काम करते हैं वो सीख जाते हैं, जो सीखना होता है, जो लर्निंग आउटकम होता है वो आपकी उपलब्धि कहलाती है। तो अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, आपकी उपलब्धि को मेजर करता है, ठीक है। जैसे आप एक तरह से कहें, जो आपका एग्जाम होता है ना, परीक्षाएं जो होती हैं, ये परीक्षा क्या है, आपका नेट का एग्जाम क्या है, ये आपका उपलब्धि परीक्षण ही है। ये मेजर करता है कि आपने कितना कुछ सीखा। अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो, कहते हैं कि हम भाई उपलब्धि हमने ये प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो ये क्या है, उपलब्धि। चलिए टाइम हो चुका है, इसके बाद आपकी दूसरी क्लास है, ये थोड़ा सा बचा था, मैं उसको पढ़ा देता। चलिए, जैसे कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं शांति पाठ करते हैं।